हर्षल राजवर्धन सिंह के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर उस टैटू वाले आदमी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। अगर हर्षल राजवर्धन सिंह उस टैटू वाले आदमी को इतने ज्यादा पैसे नहीं दे रहा था तो शायद वो उसकी मदद कभी नहीं करता। पहले भी कई बार उस टैटू वाले आदमी ने हर्षल के लिए लड़कियों का इंतजाम किया था, कई लड़कियों को किडनैप किया था और यकीन मानिए वो सारी लड़कियां बेहद ही खूबसूरत थी। जब उस टैटू वाले आदमी ने देखा कि हर्षल राजवर्धन सिंह शांत हो गया है और अब बात नहीं करना चाहता है तो वो तुरंत ही उसके कमरे से बाहर निकल आया था। हर्षल के कमरे से निकलकर वो सीधा प्राइवेट रूम में गया और अपने गुस्से की चिंगारी को और ज्यादा बढ़ाते हुए चिल्लाया, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। जिंदगी में दो चीजों की बहुत अहमियत होती है, एक पैसा, दूसरी इज्जत। यहाँ पर हर्षल राजवर्धन सिंह उस टैटू वाले आदमी को सिर्फ पैसा दे रहा था, उस आदमी को इज्जत नहीं मिल रही थी। चूंकि ये राजपूत खानदान का हाई प्रोफाइल मैटर था, इसलिए वो टैटू वाला आदमी अपनी इज्जत को तराजू में खुद ही तोल चुका था। भले ही वो अपने इस फैसले से खुश नहीं था, लेकिन इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। उस प्राइवेट रूम में जाने से पहले ही उस टैटू वाले आदमी ने अपने 100 से ज्यादा आदमियों को हर्षल राजवर्धन सिंह के काम पर लगा दिया था। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि वो किस आदमी की तलाश कर रहे हैं। ना तो उनके पास कोई फोटो थी और ना ही कोई स्पेसिफिकेशन, लेकिन उनके पास में उन तीनों के नाम थे, विराज जिंदल, प्रखर गुप्ता और जानवी कपूर। जब नाम हो तो उस आदमी को ढूंढने में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। हालांकि उन गुंडों ने कभी भी उन तीनों को देखा नहीं था, इसीलिए उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं इसका कोई आइडिया नहीं था। और दूसरी बात, वो ये नहीं जानते थे कि वो तीनों तो खुद ही हर्षल राजवर्धन सिंह के पीछे पीछे आ रहे थे। अब चूंकि हम सिविल एंड मार्शल ग्रुप के ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं तो तुम दोनों मेरा यही इंतजार करो, परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए विराज ने वो फाइल उठाई जो उसे हैदर ने दी थी और कार से बाहर निकल आया था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद जब विराज ने पीछे देखा तो जानवी और प्रखर भी कार से बाहर निकल चुके थे। विराज को डर था कि कहीं वो उसके चक्कर में वो शर्त ना तोड़ दें जिसकी वजह से वो उन्हें यहाँ लाने के लिए राजी हुआ था। खैर, विराज के कदम सीधा सिविल और मार्शल ग्रुप की तरफ बढ़ने लगे थे। जब रिसेप्शनिस्ट ने विराज को अंदर जाने से रोका तो विराज ने बेहद शांत तरीके से अपना गेम खेलते हुए कहा, देखिए मैं वाइस प्रेसिडेंट हर्षल राजवर्धन सिंह का क्लासमेट हूँ, उन्होंने मुझे कुछ पेपर्स लाने के लिए कहा था, वो मैं लेकर आया हूँ। विराज ने एक अच्छा बहाना बनाया, शायद इस बहाने के साथ हर्षल राजवर्धन सिंह से और भी कई लोग मिलने आते थे, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट ने उसके बाद विराज को नहीं रोका और विराज सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगा था। लेकिन खेल में ट्विस्ट ये था कि विराज हर्षल राजवर्धन सिंह से मिलने नहीं आया था, बल्कि वो सिविल और मार्शल ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात करने आया था। विराज के पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होते हैं, इनके ऑफिस सबसे ऊपर वाले माले पर होते हैं, न जाने क्यों, लेकिन विराज ने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, शायद इसीलिए क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि वो हर्षल राजवर्धन सिंह से नहीं बल्कि उसके पिता से मिलने आया है। सीईओ के केबिन को ढूंढने में विराज को बिल्कुल भी समय नहीं लगा था। इससे पहले कि विराज सीईओ के केबिन में घुसता, उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर विराज को पता चल गया था कि सीईओ साहब लड़कियों के काफी शौकीन लगते हैं और उनका बेटा भी उन्हीं पर गया है। खैर, करीब 3 मिनट तक वो आवाज आती रही और जैसे ही वो आवाज शांत हुई वैसे ही बिना किसी पोलाइटनेस के विराज सीईओ के केबिन में जा घुसा था। अरे अरे, बस केवल 3 मिनट में ही, लगता है आपको दवाई की जरूरत है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, उस केबिन में मौजूद 2 लोगों के होश उड़ गए थे। उन दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इस समय बिना किसी झिझक के सीईओ के केबिन में घुस जाएगा। विराज जिंदल के अपीयरेंस को देखकर सीईओ साहब शॉक्ड रह गए थे। इतना ही नहीं, विराज को जो बोलना था वो तो बोल ही चुका था, लेकिन उसके बाद वो सीईओ साहब को उस सिचुएशन में देखकर ताली बजा रहा था। विराज की इस हरकत ने सीईओ को मुश्किल में डाल दिया। तुरंत ही कंपनी के सीईओ ने कपड़े पहने और अपनी सेक्रेटरी को केबिन से बाहर जाने का आदेश दिया। सेक्रेटरी के बाहर जाते ही सीईओ साहब ने गुस्से से विराज को देखते हुए कहा, Who the hell are you? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बिना इजाजत के मेरे केबिन में आने की? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! अरे अरे, सिक्योरिटी को बुलाने की इतनी भी जल्दी क्या है? मैं आपके बेटे का क्लासमेट हूँ, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, विराज जिंदल। कुछ इस अंदाज में विराज ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आई डोंट केयर अबाउट यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया?
गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। सीईओ साहब के गुस्से के मुकाबले विराज बहुत ही ज्यादा शांत नजर आ रहा था। विराज को हर्षल राजवर्धन सिंह के पिता की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। विराज के कदम सीधा सोफे की तरफ बढ़े। चाय वाली मशीन से उसने अपने लिए ब्लैक टी का कप भरा और सोफे पर दोनों टांगों को फैलाते हुए चाय की चुस्की लेने लगा। हालांकि विराज को चाय का स्वाद इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके ऑफिस में चाय के अलावा विराज को और कुछ दिखा ही नहीं था। वैसे विराज का ये एक्शन काफी हाई स्टैंडर्ड का था, जिसे देखकर सीईओ साहब और भी ज्यादा अचंभित हो गए थे। सीईओ साहब शांत हो जाइए, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी आपने अपनी एक्सरसाइज पूरी की है और आप गुस्सा हो रहे हैं, इससे आपको अटैक आ सकता है। आइए बैठिए, चाय पर चर्चा करते हैं। विराज की कामनेस को देखकर राजवर्धन सिंह पूरी तरह से घबरा गए थे। हालांकि विराज के कहने पर वो विराज के सामने वाले सोफे पर बैठ गए थे और चाय की चुस्की लेते हुए विराज को देखने लगे थे। वो अलग बात है कि वो सिर्फ चाय पीने के लिए सोफे पर नहीं बैठे थे। उनके मन में विराज को लेकर कई सवाल थे, जो अब उनके मुंह से बाहर आने को बेकाबू हो रहे थे। What are you trying to do? कहते हैं कि एक अच्छी चाय धीरे धीरे आपके दिमाग पर असर करती है। हालांकि विराज को चाय पसंद नहीं थी, लेकिन अभी विराज को चाय का स्वाद बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था। पता नहीं विराज ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर उसे राजवर्धन सिंह के सामने ज्यादा कुछ बोलना नहीं था। खैर जो भी था, लेकिन राजवर्धन सिंह के सवालों का जवाब विराज ने उन्हें उस फाइल को थमाते हुए दे दिया था, जो उसे हैदर से मिली थी। पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ सीईओ साहब ने उस फाइल को खोला। जैसे ही पहले डॉक्यूमेंट पर उनकी नजर गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जैसे जैसे वो उस फाइल के पन्ने पलटते गए, वैसे वैसे उनके चेहरे पर शॉक आता जा रहा था। Who the hell are you? इस सवाल के साथ राजवर्धन सिंह सोफे से उठ खड़े हुए थे। ये पता होना चाहिए कि हर मर्चेंट का सबऑर्डिनेट वफादार हो, ये जरूरी तो नहीं। अगर आपका बिजनेस छोटा सा हो तो उसके अंदर कम से कम झमेले होते हैं और वो झमेले आपकी आंखों में आ जाते हैं। लेकिन जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो और उसे देखने वाले बाप बेटे दोनों को ही लड़कियों का ज्यादा शौक है, तो फिर सबऑर्डिनेट्स आपकी नाक के नीचे से आपका माल ले जाते हैं, आपके बड़े बिजनेस में खूब घपले करते हैं और आपको कानों कान खबर तक नहीं पहुंच पाती। ऑफ कोर्स कुछ बिजनेस के साथ ऐसा होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप राजवर्धन सिंह को ही देख लीजिए। वो अभी विराज के सामने शॉक्ड मुद्रा में खड़े हैं। दरअसल मार्शल आर्ट्स ग्रुप के नाम पर असल में राजवर्धन सिंह का बेटा हर्षल राजवर्धन सिंह विदेशों में लड़कियां सप्लाई करता था, गर्ल ट्रैफिकिंग। जब कंपनी के ओनर को लड़कियों का बहुत ज्यादा शौक हो तो उनके अंदर के फितूर को बाहर लाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। विराज को इस बात पर तब शक हुआ जब हर्षल राजवर्धन सिंह ने जानवी का पीछा नहीं छोड़ा और उसके आगे पीछे घूमता रहा। जब उस रात विराज ने अरबी लोगों को देखा तो वो हर्षल राजवर्धन सिंह का मंसूबा समझ गया था और विराज को उनकी कंपनी के झोल के बारे में आइडिया लग गया था। जब हैदर ने विराज को वो फाइल थमाई तो विराज के हाथ में हर्षल राजवर्धन सिंह का सारा काला चिट्टा हाथ लग गया था और उस डॉक्यूमेंट से राजवर्धन सिंह भी पूरी तरह से वाकिफ थे। राजवर्धन सिंह के सवाल को सुनकर विराज का माथा ठनक गया था। तुरंत ही वो सोफे से उठा और उसने सोफे टेबल को लात मारते हुए कहा, मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो ये सारे धंधे, सारे गलत काम बंद करो और उसके बाद अपने बेटे हर्षल राजवर्धन सिंह से कहो कि वो अपने सारे गुनाह कबूल करे। अगर ये हो गया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा और तुम अपनी कंपनी और मार्शल आर्ट्स ग्रुप फिर से संभाल सकते हो। तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ क्या करते हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ये बोलते हुए विराज ने चाय का कप उठाया और चाय के आखिरी घूंट का स्वाद लेते हुए राजवर्धन सिंह के ऑफिस से बाहर निकल गया था। लेकिन दूसरी तरफ राजवर्धन सिंह अभी भी खामोश और शॉक्ड थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के ने उनके केबिन में घुसकर उनके बिजनेस का पर्दा फाश कर दिया था। रही बात उन डॉक्यूमेंट्स की, तो विराज उस फाइल को अपने साथ लेकर नहीं गया था। वो फाइल विराज ने राजवर्धन सिंह के लिए छोड़ी थी, जिससे वो बार बार उस फाइल को देखकर अपने घमंड को चूर होते हुए और अपनी कंपनी की काली करतूतों को आंख खोलकर देख सके। अगर विराज को उस फाइल की जरूरत पड़ेगी तो वो हैदर से बोलकर उन डॉक्यूमेंट्स को वापस कलेक्ट कर लेगा। वैसे भी हैदर ने ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी में निकाली थी। अगर आराम से उस पर्टिकुलर मैटर पर काम किया जाए तो राजवर्धन सिंह के डॉक्यूमेंट्स और भी ज्यादा रंगीन हो सकते हैं। ये बात विराज बहुत अच्छे से जानता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लोग कौन है?
जैसे ही विराज नीचे आया, उसने देखा कि 4 बॉडीगार्ड्स लोगों की भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। हैदर और उसके सबोर्डिनेट्स भी उन गार्ड्स की मदद करने में लगे हुए थे। विराज को नीचे आते देखकर जानवी और प्रखर की जान में जान आई और वो दोनों तुरंत ही भागते हुए विराज के करीब जा पहुंचे थे। जब जानवी ने देखा कि विराज एकदम ठीक है, उसे कोई चोट नहीं आई है, तो उसने अपना मुंह खोलते हुए वो सब कुछ बताना शुरू किया जो विराज के ऊपर जाने के बाद उनके साथ घटा था। विराज के ऊपर जाने के बाद क्या हुआ था? क्या हर्षल राजवर्धन सिंह के आदमी जानवी और प्रखर तक पहुंच गए थे? क्या जानवी और प्रखर ठीक थे? क्या शोभराज जिंदल के उन बॉडीगार्ड्स ने जानवी और प्रखर की जान बचाई? क्या विराज की ये चाल कामयाब साबित होगी या फिर हर्षल राजवर्धन सिंह चुप नहीं बैठेगा? क्या राजवर्धन सिंह अपने बेटे को समझाएंगे या फिर दोनों बाप बेटे मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो विराज के लिए और परेशानी खड़ी कर सके? क्या कहानी में अब विराज और राजपूत खानदान के बीच में एक भीषण युद्ध होने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।